हेलो एवरीवन। तो आज हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एट द एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो ऑर्डिनरी इफिशियंसी होती है किसी भी गिवन ट्रांसफार्मर के लिए, ये मैक्सिमम कब होती है। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। ये मैक्सिमम तभी होगी जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जब हम 400 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करें तो इसकी केबीए रेटिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जो केबीए रेटिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, केबीए रेटिंग डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम देखें, मान के चलो हमने केबीए 1 माना है इनिशियली, ठीक है, और इसको हमने ऑपरेट किया है 400 हर्ट्ज पर, और हम क्या कर रहे हैं, हम केबीए 2 को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं जब हमने फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया है, 50 हर्ट्ज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो यहां पर हमें कितना मिलेगा, 8 बार कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो केबीए 2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/8 केबीए 1, यानी कि जो केबीए 2 की रेटिंग है वो 1/8 टाइम हो गई है केबीए 1 की, यानी कि जो पावर है वो क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड कर रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जो पावर होगी, जो केबीए रेटिंग होगा ट्रांसफार्मर का, वो 1/8 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल से। तो देखो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे दो ही चीजें डिपेंड करती हैं जो क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आती है बात केबीए रेटिंग की। तो केबीए रेटिंग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, फ्रीक्वेंसी के, ये तो सबको पता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कि जो एरिया होता है ट्रांसफार्मर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से, यानी कि आप जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करेंगे उतना ही एरिया उसका कम होगा। अब बेसिकली ये रिलेशन आता कहां से है, मैं इस वाले रिलेशन की बात कर रहा हूं, जो एरिया के लिए रिलेशन है उसकी बात कर रहा हूं। तो आपने देखा होगा bm डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है v/f के। ठीक है, और हमें ये चीज ही पता है कि bm क्या होता है, फाई इंटू ए होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से bm v/f के प्रोपोर्शनल हो गया उसी तरीके से हम bm की जगह फाई और ए भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या रिलेशन समझ में आ रहा है, यहां से हमें रिलेशन समझ में आ रहा है कि जो a है, जो a हमें यहां पे दिख रहा है, ये a रहा, और ये जो f है ये इनवर्स रिलेशन में है, यानी कि जो एरिया है, एरिया दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज यहां से निकल के आती है। तो दो चीजें याद रखना, केबीए रेटिंग फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और जो एरिया होगा ट्रांसफार्मर का वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान जो आयरन लॉस होता है ट्रांसफार्मर में वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि नगण्य होता है, 0 के बराबर होता है आयरन लॉस। ऐसा क्यों होता है, तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम करते क्या है, बेसिकली लो वोल्टेज साइड को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, और जो हाई वोल्टेज साइड है, हाई वोल्टेज साइड हमने क्या किया, सभी के सभी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको कनेक्ट किया। ठीक है, वोल्ट मीटर, एमीटर, वॉट मीटर, तीनों चीजों को हमने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज साइड। अब बेसिकली होता क्या है भाई, सिंपल सी बात है, इसमें जो हाई वोल्टेज साइड है, तो देखो अगर हम बात करें हाई वोल्टेज साइड की, तो इस केस में जो करंट रहेगी वो लो करंट फ्लो होगी। ठीक है, और इसकी बात करें तो इस केस में हाई करंट फ्लो होगी यहां पर। तो देखो बेसिकली हम करते क्या है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो एचबी साइड होती है, एचबी साइड हम क्या करते हैं, 5% टू 10%, बेसिकली इसमें टिपिकल वैल्यू 5% ही है, टिपिकल वैल्यू 5% ही है। तो हम करते क्या है, 5% से लेके 10% तक का रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, समझ रहे हो, यानी कि जो रेटेड वोल्टेज है केवल उसका 5% वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और इतने वोल्टेज पर ही हमें यहां पर क्या, रेटेड करंट मिल जाती है। जितनी करंट की हमें नीड है, जितनी करंट की हमें जरूरत है, वो 5 से 10% रेटेड वोल्टेज के परसेंट पर ही हमें मिल जाती है। तो इस केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पर जो सप्लाई वोल्टेज है बहुत कम है। तो इस केस में क्या होगा, जो कोर में जो फ्लक्स होगा, जो कोर में फ्लक्स होगा वो कैसा रहेगा, वो वेरी मिनिमम, बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा वो, क्योंकि हमें
जो सप्लाई हम यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं उस सप्लाई की वैल्यू बहुत कम है अगर वोल्टेज की रिस्पेक्ट में बात करें हम तो, ठीक है। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा कि कोर फ्लक्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन लॉस को शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में नेग्लिजिबल या जीरो कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज इनपुट में इतना है ही नहीं कि कोर में फ्लक्स ज्यादा हो सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि ऑपरेटिंग कंडीशन में जो सेकेंडरी होती है करंट ट्रांसफार्मर की, इसको हम हमेशा शॉर्ट सर्किट रखते हैं, क्यों, इसका रीजन बताना है। तो देखो, अगर हम बात करें सीटी की अगर हम बात करें करंट ट्रांसफार्मर की, तो करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली हम कंडक्टर को ही प्राइमरी बना लेते हैं। बेसिकली ये हमारा ये पावर कंडक्टर पीसी हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, बेसिकली पावर कंडक्टर को ही हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर जो सीटी है हमारा उसकी प्राइमरी बना लेते हैं। बस बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें अलग से हम सेकेंडरी कनेक्ट कर देते हैं जिसमें थोड़े बहुत टर्न होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, ये शॉर्ट सर्किट होता है, यहां पे एक अमीटर लगा होता है। अगर हम क्या करें, अगर हम इसको कहीं से भी ओपन सर्किट कर दें इसकी सेकेंडरी को, क्योंकि ये जो ब्लू कलर से देख रहे हैं ये सेकेंडरी है पूरी, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी को कहीं से भी ओपन कर दें, समझ रहे हैं ना, कहीं से भी अगर हमने इसको ओपन कर दिया तो क्या होगा, इस केस में यहां पर बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। हाई वोल्टेज सर्ज प्रोड्यूस होगा और इस केस में जो आग लगने का खतरा होता है, फायर हैजार्ड का खतरा होता है, काफी हद तक इंक्रीज कर जाता है। तो और इसके अलावा यहां पे देखो हाई वोल्टेज इंड्यूस तो हो ही रहा है, उसके अलावा जो कोर होती है वो भी सैचुरेट कर जाती है, ठीक है। हाई वोल्टेज इंड्यूस्ड होने से, हाई वोल्टेज आ जाने से सेकेंडरी में जो कोर होती है वो भी सैचुरेट कर जाती है। इसीलिए यह डिजायरेबल होता है कि हम जब भी सीटी का उपयोग करें तो उस केस में जो है हमेशा सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होनी चाहिए। तो इसका बेसिकली जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम हमेशा चाहते हैं कि जो कोर सैचुरेशन है और जो हाई वोल्टेज इंडक्शन है ये हमेशा अवॉइडेबल रहे, इसको हमेशा खत्म किया जा सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि सेकेंडरी की कंपैरिजन में कोई ट्रांसफार्मर है, वो लोडेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो सेकेंडरी की कंपैरिजन में जो प्राइमरी होगा उस केस में प्राइमरी के पास क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा, ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, यानी कि जो सेकेंडरी का वोल्टेज है, V2 का वोल्टेज है वो ज्यादा है और V1 का वोल्टेज जो है वो कम है, ठीक है, तभी तो स्टेप अप होगा ना। तो इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो प्राइमरी साइड होगा करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, और जो वोल्टेज V2 साइड होगा वो कम, सॉरी जो करंट होगा V2 साइड वो कम हो जाएगा यहां से, ठीक है। यहां पे करंट जो होगा I2 ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है दोनों में। अब देखते हैं बेसिकली क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, हमसे इन्होंने पूछा है कि बताना है कि जो प्राइमरी होगी प्राइमरी के पास क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी। तो आप देख सकते हैं इस केस में जो वोल्टेज है प्राइमरी साइड का वो कैसा है, कम है, लोअर है, तो देखो वोल्टेज यहां पे कम हो रहा है। और करंट प्राइमरी साइड कैसी है, हायर है, तो देखो प्राइमरी साइड करंट हायर हो रही है। तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि जो सेंट्रीफ्यूगल मेथड होता है जो हम यूज करते हैं रिकंडीशनिंग के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए, तो इसका इफेक्ट किसको रिमूव करने के लिए हम करते हैं, मतलब इसका जो इफेक्टिव जो इफेक्ट पड़ता है वो किसको रिमूव करने। तो सबसे पहले समझिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो डिफरेंट डेंसिटी की दो चीजों को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है दूध से दही का बनना, ठीक है ना। मतलब दही का बनना नहीं, मतलब मेरा यहां पे कहने का मतलब ये है कि दूध से छाछ अलग करना, ठीक है ना, या दूध से घी बनाना, जो भी आप समझ लें, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बेसिकली हम करते क्या है कि जमा हुआ दूध होता है उसको हम एक मटकी में लेके उसको मूव करवाते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बेसिकली कहां लगता है, टेंजेंशियल लगता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो डिफरेंट डेंसिटी के दो अलग अलग एलिमेंट हैं सेपरेट कर जाते हैं। तो सिमिलरली अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर ऑयल की, तो ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या होगा, इसमें अगर कोई डिफरेंट डेंसिटी की कोई चीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो
तो इस केस में इसका यूज करेंगे हम वाटर के लिए, ठीक है। वाटर और जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, तो हम इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके वाटर को जो ऑयल है उससे अलग कर लेंगे। तो बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल मेथड होता है इसका यूज करेंगे हम डिफरेंट डेंसिटी के दो मटेरियल को अलग करने के लिए। इसीलिए जब हम रिकंडीशनिंग करते हैं ट्रांसफॉर्मर ऑयल की तो जो वाटर होता है वाटर कंटेंट अलग हो जाता है बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो मेन पर्पज होता है ट्रांसफॉर्मर में आयरन कोर का यूज करने का वो क्या होता है। तो देखो बेसिकली जो आयरन कोर होती है उसका मेन पर्पज होता है कि ये डिक्रीज कर देगा रिलक्टेंस को कॉमन मैग्नेटिक सर्किट में। यानी कि हमने क्या किया, हमने दोनों साइड कॉइल को यूज किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स को यूज किया है। अगर हम इनको डायरेक्टली हवा में रख देंगे तो एक तरीके से ये उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा क्योंकि रिलक्टेंस बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि इसका रिलक्टेंस कम हो तो हमें एक कोर को फॉर्म करना ही पड़ेगा, एक कोर का निर्माण हमें करना ही पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, रिलक्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, किसका, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि ये कॉमन एरिया ही तो है दोनों के लिए। तो कॉमन मैग्नेटिक सर्किट का जो रिलक्टेंस होता है वो कम हो जाता है बाय यूजिंग द आयरन कोर, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है कि इन रिलेशन टू द ट्रांसफॉर्मर द रेशियो 20:1 इंडिकेट्स दैट। यानी कि जो रेशियो है 20:1 का ये क्या इंडिकेट करता है, बेसिकली ये पूछा गया है हमसे। तो देखो अगर हम बात करें रेशियो की, जैसे मान के चलो N1 और N2 का रेशियो हमें ये गिवन है 20 और 1 का। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये इंडिकेट करता है फॉर एवरी 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी देयर इज 1 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी कि प्रत्येक 20 टर्न प्राइमरी के लिए सेकेंडरी में हमेशा एक टर्न अवेलेबल होगा। क्योंकि ये रेशियो वैल्यू है कट पिट के निकल के आ रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अगर प्राइमरी में 20 टर्न है तो सेकेंडरी में 1 टर्न होगा, नहीं ऐसे नहीं, इसको बोलने का तरीका अलग ही है। फॉर एवरी 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी में प्रत्येक 20 टर्न्स पर सेकेंडरी के पास एक टर्न होगा। यानी कि अब आप इसको चाहे 40 कर दो तो 40 के केस में कितना, 2 हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो रेशियो रहेगा वो 20:1 का ही हमें देखने को मिलेगा। इसका कहने का मतलब यही है। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि हैवी लोड की कंडीशन में जो ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी होती है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, ठीक है। जो रेटेड इफिशियंसी है या जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया उससे काफी कम हो जाती है जब हैवी लोड पर ट्रांसफॉर्मर हमारा ऑपरेट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो बेसिकली इसका जो मेन रीजन है वो होता है कॉपर लॉस। क्योंकि हमें पता है कि जो कॉपर लॉस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, करंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, करंट पर, बल्कि करंट का भी स्क्वायर होता है इस केस में। तो अगर हम देखें कि कॉपर लॉस, जैसे ही हमारा लोड बढ़ेगा तो कॉपर लॉस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। जब कॉपर लॉस इंक्रीज करेगा तो सिंपली क्या होगा, जो इफिशियंसी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ठीक है। ये इफिशियंसी का फॉर्मूला है। अगर मान के चलो कॉपर लॉस इंक्रीज कर गया लोड बढ़ने के साथ, तो जो ओवरऑल इफिशियंसी है वो क्या डिक्रीज करेगी कि नहीं करेगी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, इसका मेन पर्पज क्या है, किसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबको पता होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट कॉपर लॉस एट एनी लोड। किसी भी लोड पर कॉपर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है इन फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर में से किस ट्रांसफॉर्मर की जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। तो देखो केबीए रेटिंग सबकी कांस्टेंट है, केबीए रेटिंग कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें सिंपली जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वह उतना ही ज्यादा छोटा होगा। जैसे कि मैं अभी पहले बताया था ना कि जो एरिया होता है ट्रांसफॉर्मर का, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फॉर कांस्टेंट केबीए रेटिंग, फॉर कांस्टेंट केबीए रेटिंग। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट केबीए रेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए। तो सिंपली जिस ट्रांसफॉर्मर के पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी कि जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करेगा जो ट्रांसफॉर्मर, उस ट्रांसफॉर्मर का एरिया उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा।
तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये रही हमारे पास 600 हर्ट्ज। देन ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो ट्रांसफॉर्मर पैरेलली ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये लोड शेयर करेंगे किसके बेसिस पर? ये अपना लोड को शेयर करते हैं। तो बेसिकली जो लीकेज रेजिस्टेंस होता है, लीकेज रेजिस्टेंस के बेस पर ये क्या करते हैं? लोड को शेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली होता क्या है, जो लोड शेयरिंग होती है पैरेलल कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? इम्पीडेंस के। ठीक है, इम्पीडेंस के, या इसको हम लीकेज रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर इम्पीडेंस या लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो लोड शेयरिंग डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि जिस ट्रांसफॉर्मर के पास इम्पीडेंस जितना ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा कम लोड शेयर करेगा। ठीक है, तो ये डिजायरेबल होता है कि जिसको जितनी लोड पर ऑपरेट करवाना है उसका जो इम्पीडेंस है उसी हिसाब से डिजाइन किया जाए। तो सिंपली यहां पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रांसफॉर्मर है, इसमें कोर लॉस 64 वॉट है और जो कॉपर लॉस है 144 वॉट है, और ये 20% ओवरलोड करंट को कैरी कर रहा है। ठीक है, तो बताना है वह कौन सा लोड होगा या लोड कितने परसेंट होगा जिस पर जो ट्रांसफॉर्मर है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से ऑपरेट करेगा। तो देखो बेसिकली अगर ओवरलोड की बात यहाँ पे करी जा रही है तो ओवरलोड का कोर लॉस पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर बात करें कॉपर लॉस की तो कॉपर लॉस पर असर पड़ेगा ओवरलोड होने का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें इस ओवरलोड की तो 20% एक्स्ट्रा जो है करंट कंसीडर करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अगर हम करंट की बात करें तो आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 144 वॉट। ठीक है, यानी कि हम कॉपर लॉस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो ओवरलोड के कंडीशन में जो करंट है वो 1.2 हो जाएगी, यानी कि 20% ज्यादा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.2 लिख सकते हैं ना 20% को। भाई 20% एक्स्ट्रा ही तो है ना, यानी 100% से 20 ज्यादा, तो 120 हो गया। 120 का परसेंट हटाएंगे तो 120 अपॉन 100 होगा, तो 1.2 आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 144। तो आर इक्विवेलेंट जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 144 अपॉन 1.44 दैट इज 100, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 100 है। अब अगर हम रेटेड लोड की बात करें, देखो हम समझना क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर हम रेटेड लोड की बात करें तो रेटेड लोड के केस में जो करंट होगा, करंट भाई 100% ही तो होगा। 100 में से परसेंट हटाएंगे तो करंट यानी 1, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, करंट को 1 लेके चलेंगे। 1 का मतलब ही क्या है, 100%। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो रेटेड कॉपर लॉस है उसको कैलकुलेट करेंगे, रेटेड कॉपर लॉस। तो इस केस में आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट हमें पहले से पता है 100 है, और रेटेड कॉपर लॉस के लिए हम रेटेड करंट का यूज करेंगे, यानी कि 1 का यूज करेंगे, तो 1 का स्क्वायर इंटू 100। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो कॉपर लॉस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 वॉट कॉपर लॉस निकल के आ रहा है। अब सिंपली कुछ नहीं बचा है, क्योंकि कोर लॉस में कोई चेंज तो होगा नहीं। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ भाई कि जो ट्रांसफॉर्मर है मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में किस लोड पर ऑपरेट करेगा या कितने परसेंट लोड पर ऑपरेट करेगा। तो हमें पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर जो एक्स होता है, एक्स क्या बताता है, लोड को बताता है, एक्स की लोड कितना है, एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस एट रेटेड कंडीशन एंड कॉपर लॉस एट रेटेड कंडीशन, दैट इज एक्स की वैल्यू हम यहां से सीधे कैलकुलेट कर पाएंगे। 64 अपॉन 100 ओवर द रूट, यहां से हम देखेंगे 8 आ जाएगा, यहां से देखेंगे 10 आ जाएगा, यानी कि 0.8। अगर इसी को परसेंट में ले जाएं तो x बराबर कितना, 80%। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कितना लोड आ रहा है, जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 80% आ रहा है, कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में यह 80% लोड को कैरी करेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में उसको किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये मूव कर रहा है, ये इसका डायरेक्शन है, पाथ इसका गिवन है हमें फिगर में, तो आप देख रहे हैं इसमें। तो बताना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि जो फाई है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं।
तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय इंक्रीजिंग द एमएमएफ। क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो फ्लक्स को हम दो ही तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो रिलक्टेंस को कम कर दें या फिर एमएमएफ को ज्यादा कर दें। दोनों ही केस में फ्लक्स हमारा बढ़ेगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे केवल एमएमएफ को बढ़ाने की बात करी गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे बाय इंक्रीजिंग द एमएमएफ वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इन केस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि अगर एसी सप्लाई जो हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में, उसको हम डीसी से रिप्लेस कर दें, उस केस में क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क फॉर एसी। ठीक है, ये कभी भी डीसी पर काम नहीं करता। ऐसा क्यों है? देखो डीसी पर इसका काम ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो बेसिकली काम नहीं कर पाता है डीसी के लिए, एसी के लिए ही काम करता है। क्योंकि इस केस में जो है फ्लक्स चाहिए है, जो फ्लक्स चाहिए है वो कैसा चाहिए, वेरिएबल फ्लक्स चाहिए है। और वेरिएबल फ्लक्स कब मिलेगा? वेरिएबल फ्लक्स हमें तभी मिलेगा जब जो सप्लाई हम गिवन कर रहे हैं, जो सप्लाई हम इनपुट कर रहे हैं वो भी वेरिएबल हो, तभी हमें वेरिएबल फ्लक्स मिलेगा। तो देखो सिंपली अगर इसमें देखें तो इसमें अगर हम बात करें डीसी के केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जो करंट होती है, आपको पता होगा आई बराबर में क्या होता है, वी माइनस ई, और जो भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है वाइंडिंग का, जो कुछ भी है। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें, अगर ई की वैल्यू किसी भी कारण से जीरो हो रही है, मान के चलो हमने डीसी अप्लाई कर दिया तो ई का वैल्यू जीरो हो गया, तो उस केस में जो आई होगा ना वो नॉर्मल से ज्यादा फ्लो करेगा। जब आई नॉर्मल से ज्यादा फ्लो करेगा तो उस केस में जो प्राइमरी है ना उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। इस केस में जो प्राइमरी है उसका इंसुलेशन पूरी तरह से फेलियर हो जाएगा, और जो टर्न्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगे और आग भी लग सकती है, क्योंकि जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल आसपास होगा उसके सबको जला देगा वो। तो इस केस में अगर हम देखें, अगर हम ट्रांसफॉर्मर में डीसी अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी पहले ही खत्म हो जाएगी, सेकेंडरी तक तो बात पहुंच ही नहीं पाएगी। क्योंकि सेकेंडरी तक बात तब पहुंचेगी ना जब फ्लक्स चेंजिंग होगा, और चेंजिंग फ्लक्स इससे ट्रेवल करेगा। फ्लक्स ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा क्योंकि यहां पे जो ईएमएफ मिल रहा है E1, इसकी वैल्यू ही जीरो हो गई है। तो आगे चल के E2 हमें कैसे मिलेगा? तो सेकेंडरी तक तो कोई बात आती ही नहीं है, प्राइमरी खुद पूरी तरह से खत्म हो जाती है डीसी अप्लाई करने पर। ठीक है, तो इस केस में ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, द प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वोल्टेज रेगुलेशन पता करना है ट्रांसफार्मर के लिए अगर उसमें कॉपर लॉस 1% हो, किसके, आउटपुट के। ठीक है, और जो परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप है वो कितना है, 5% हो, और पावर फैक्टर है 0.9 लैगिंग गिवन है। अब देखो सबसे पहले समझते हैं, इनने यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मेंशन नहीं करी है, इनने सिंपली क्या किया है, हमको कॉपर लॉस दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉपर लॉस से कैसे निपटेंगे। तो कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, और इसकी अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे जो 1% है आउटपुट रेटिंग का, वो हमें कॉपर लॉस मिलेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 1% को हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं ना। तो बस 0.01 और मल्टीप्लाई विथ वी आई कॉस फाई। तो कॉस फाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.9 है। तो डायरेक्टली हम कॉस फाई की वैल्यू रख देते हैं, कॉस फाई हमारा ये रहा। अब हम यहां से देखेंगे आई से, तो देखो आई बेसिकली आई से आई हम कैंसिल कर देंगे, आई से ये आई कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या मिल रहा है, आई इंटू आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 0.009 वोल्ट। ठीक है, यहां पे जो वी हो गया। अब देखते हैं, ये यहां पे आ जाता है हमारा। अब जो रिएक्टेंस ड्रॉप है यानी कि आई एक्स की वैल्यू कितनी है, 5%। देखो 5% ये किस में है, ये टोटल रिसीविंग वोल्टेज का 5% है। तो इस केस में कितना मिलेगा हमें, आई एक्स 0.05 वी यहां पे क्या है, वी हमने माना है क्या, रिसीविंग एंड का वोल्टेज है। ठीक है, सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है बेसिकली, इसमें क्वेश्चन लगभग सॉल्व ही है। अब बस केवल फॉर्मूले में डालना है इसको। ठीक है, डालते हैं इसको फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू V2 अपॉन I2 आर इक्विवेलेंट कॉस फाई प्लस एक्स
साइन फाई। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, आर कॉस फाई और साइन कॉस फाई, एक्स साइन कॉस फाई प्लस बीच में है, ठीक है। लैगिंग कंडीशन है इसीलिए हमने क्या किया है, प्लस साइन एडॉप्ट किया है यहाँ पे एक सेकंड, ऊपर V2 होगा, सॉरी I2 होगा ऊपर, I2 अपॉन V2, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखो सिंपल सी बात है, जो V2 है ये V और V2 इक्वली है आपस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिमिलरली ये 2 वाले साइन को हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, तो देखो V से V तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब I बचेगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट कॉस फाई, देखो सिंपली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉस फाई प्लस आई एक्स साइन फाई, ठीक है, सिंपली, क्योंकि देखो जो V होगा ये इस वाले V से कैंसिल हो जाएगा, ये बोल्ट वाला V नहीं है, हालांकि वो भी एक अलग से आएगा, लेकिन इसको परसेंटेज में गिवन है, तो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है उसके फ्रैक्शनल वैल्यू में हमको ये मिलेगा, तो V से भी कैंसिल हो जाएगा फाइनली। अब देखते हैं हम इसको I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 0.009, कॉस फाई हमें कितना गिवन है 0.9 प्लस आई एक्स की वैल्यू 0.05 गिवन है, और जब हम साइन फाई को कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितना निकल के आता है, यहां पे साइन फाई निकल के आता है 0.435, ठीक है, 0.435 हमारा साइन फाई निकल के आ जाता है। जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमें 0.0299 हमें देखने को मिलेगी वैल्यू, और जब इसको हम परसेंटेज में ले जाएंगे तो 2.99%, दैट इज रफली इक्वल टू 3%। तो इस केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा वो कितना 3% हो जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि वी कनेक्शन, इसको ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन में जो पावर होती है, जो मतलब जो लोड होता है, देखो यहाँ पे लोड की बात करी गई है तो लोड की रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो जो लोड कैरी करता है ओपन डेल्टा कनेक्शन वो कितना कैरी करेगा 1/√3 टाइम्स ऑफ डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन, यानी कि ओरिजिनल कनेक्शन ही बोल सकते हैं, 1/√3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, जो ओरिजिनल रेटेड कैपेसिटी होगी लोड की उससे 1/√3 टाइम्स, अगर इसकी बात करें तो 0.577 इसकी वैल्यू होती है 1/√3 की, ठीक है। तो जब इसको हम परसेंटेज में ले जाएंगे तो 57.7% बचेगा ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल लोड का कितना वियर कर सकता है 57.7%, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है कि जो इफिशियंसी होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स की कंपैरिजन में सेम पावर के लिए किस तरीके से होती है। देखो अगर सेम पावर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी बाकी की इलेक्ट्रिकल मोटर्स की इफिशियंसी से ज्यादा होती है सेम पावर रेटिंग के लिए, तो मच हायर, ज्यादा होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, फ्रिक्शनल विंडेज लॉसेज होना नहीं है, बियर एंड टीयर होना नहीं है कुछ, तो इस केस में क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसीलिए इसकी जो इफिशियंसी होती है हमेशा ज्यादा होती है बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं उन सब की कंपैरिजन में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि 100% इफिशियंट ट्रांसफार्मर है, यानी कि 100% इफिशियंट ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर में लॉसेज जीरो है, ठीक है, और इस केस में जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें 1000 टर्न्स हैं और सेकेंडरी साइड 100 टर्न्स हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर हम पावर इनपुट करें 1000 वाट का तो आउटपुट पावर हमें कितनी मिलेगी। देखो सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर में पावर हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है, और इस केस में इन्होंने क्या दिया है 100% इफिशियंसी भी दे दी है, तो पावर बेसिकली चेंज नहीं होगी, जितनी हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमें आउटपुट मिलेगा, दैट इज 1000 वाट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 1000 वाट हमें आउटपुट पावर मिलेगी, ठीक है। अगर इफिशियंसी 100% नहीं होती तो बेसिकली सबसे पहले हम लॉसेस को कैलकुलेट करते, जब हम लॉसेस को कैलकुलेट कर लेते तो उस केस में जो इनपुट है, इनपुट में से हम लॉसेस को माइनस करते तब हमें आउटपुट पावर मिलती। लेकिन इसमें जो की पॉइंट है वो 100% इफिशियंसी है, 100% इफिशियंसी होने पर आप कितना भी इनपुट पावर दे दो आपको हमेशा उतना ही मिलेगा, ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो नो लोड प्राइमरी करंट होती है आई नॉट सबको पता होगा, नो लोड करंट होती है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं आई एम और आई आर,
ठीक है। तो आई नॉट जो होती है, ठीक है, वो फुल लोड प्राइमरी करंट के कितने परसेंट होती है, यानी कि नो लोड की कंडीशन में जो आई नॉट फ्लो हो रही है वो फुल लोड की कंपैरिजन में जो प्राइमरी करंट है उसकी कितनी परसेंट होगी। तो भाई 2 to 5%, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि 3 to 5% भी बेसिकली 2 to 5% की रेंज में लाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये तो देखो गई ट्रांसफार्मर की बात। अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर के केस में बेसिकली 20 to 30% जो है नो लोड करंट होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें रिलक्टेंस ज्यादा होता है, एयर गैप होता है रोटर और स्टेटर के बीच में। तो उस केस में यहां पर जो नो लोड करंट होती है वो हमें ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के केस में 3 to 5% और इंडक्शन मोटर के केस में 20 to 30% अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो नो लोड इनपुट पावर होती है ट्रांसफार्मर में वो प्रैक्टिकली किसके इक्वल होती है। तो देखो नो लोड करंट जो ट्रांसफार्मर में जो नो लोड पावर होती है, सॉरी नो लोड पावर है यहाँ पे, जो नो लोड पावर होती है वो आयरन लॉस के बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि जो नो लोड टेस्ट होता है उसमें हमें आयरन लॉस ही बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस केस में बात करें तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो लीकेज फ्लक्स है ट्रांसफार्मर में वो होता है क्योंकि, ठीक है, लीकेज ट्रांसफार्मर में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो एयर होती है, हवा होती है, इट इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर, क्योंकि यह एक गुड यानी कि अच्छा इंसुलेटर नहीं होता है, मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं होता है। अगर अच्छा मैग्नेटिक इंसुलेटर होता तो कभी भी लीकेज फ्लक्स को खुद में से फ्लो नहीं होने देता, ये रोक देता, बोलता भाई मैं इंसुलेटर हूं, मैं अपने अंदर से लीकेज फ्लक्स को नहीं फ्लो होने दूंगा। तो इसीलिए जो है जो लीकेज फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है, क्योंकि जो एयर होती है, एयर एक अच्छा मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है ट्रांसफार्मर में उनको बाउंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्या कम करने के लिए करते हैं। तो यह लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि देखो अगर हम एक वाइंडिंग ये हो गई, इनमें इंसुलेशन होने के बाद दूसरी वाइंडिंग हम इनके ऊपर रख देते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऑल्टरनेट होती हैं वाइंडिंग्स, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो ऐसा करने से बेसिकली क्या होता है कि जो फ्लक्स लिंकिंग होती है ये इंक्रीज कर जाती है। जब फ्लक्स मैक्सिमम लिंक करेगा तो भाई लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, लीकेज फ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा। जब लीकेज फ्लक्स कम हो जाएगा तो जो लीकेज रिएक्टेंस है ये भी क्या करेगा, ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब लीकेज रिएक्टेंस कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पता है कि L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, जहां पर हमें फ्लक्स देखने को मिलेगा, जहां पर फ्लक्स होगा वहां पर इंडक्टेंस होना पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। तो L वहां पर देखने को मिलेगा और L से हम ओमेगा L यानी कि XL इक्वल टू ओमेगा L निकालेंगे तो हमें लीकेज रिएक्टेंस देखने को बेसिकली मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो एरिया होता है हिस्टैरिसीस लूप का वो सबसे कम किस मटेरियल में देखने को मिलता है। देखो सिलिकॉन स्टील एक ऐसा मटेरियल है, बेसिकली इसमें हम 4% के आसपास हम सिलिकॉन को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, जिससे एडी करंट लॉस कम हो जाता है, ठीक है। और सिमिलरली सिलिकॉन स्टील के केस में जो हिस्टैरिसीस लूप होता है वो भी हमें कम मिलता है, ठीक है। तो इस केस में हिस्टैरिसीस जो लूप है एरिया ये कम मिल रहा है, तो सिलिकॉन स्टील इज द बेस्ट मटेरियल फॉर द ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है। सिलिकॉन स्टील में देखो दोनों प्रॉपर्टी है मिल गई, एक तो इसका हिस्टैरिसीस लूप कम हो गया, दूसरी चीज इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज कर गई तो एडी करंट पावर लॉस कम हो गया। तो दोनों के दोनों कम हो रहे हैं सिलिकॉन स्टील से, इसीलिए हम सिलिकॉन स्टील मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 10 ओम का एक रेजिस्टिव लोड गिवन है जिसकी हमें इंपीडेंस को मैच करना है ट्रांसफार्मर के साथ में, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल इंपीडेंस है रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 62.50 ओम गिवन है हमें। तो हमें प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो का कैलकुलेशन करके बताना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो बेसिकली ये हो गया इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, जो हो गया 62.50। यहां पे सोर्स भी लगा है तो V सोर्स लगा दिया हमने, ठीक है। और इस केस में
ये हो गया यहाँ पे प्राइमरी कंप्लीट। अब यहाँ से सेकेंडरी स्टार्ट होता है और सेकेंडरी के केस में हमें क्या मिलता है, हमें 10 ओम का लोड मिलता है। ठीक है, यहाँ लगा देते हैं लोड को थोड़ा, 10 ओम का हमें लोड देखने को मिल जाता है, 10 ओम का लोड हो गया। अब ये बोल रहे हैं हमें इंपीडेंस मैच करवाना है, प्रॉपरली इंपीडेंस मैच होगा, तो उस केस में जो N1 N2 है उसकी वैल्यू क्या रखें हम कि जो इंपीडेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी का ये मैच कर जाए। ठीक है, मैच कर जाए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम 10 ओम के रेजिस्टेंस को इस साइड लेकर जाएं, ठीक है, अगर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो V हो गया ये हो गया हमारा 62.50 एज इट इज। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 10 ओम को इस साइड लाने की, प्राइमरी साइड लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे 10 तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, 10 ओम एज इट इज हो गया। अब इसके साथ अगर हम इसकी जो चेंजिंग वैल्यू देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। जे इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब इंपीडेंस मैचिंग में क्या होता है, जो इंटरनल इंपीडेंस है और जो लोड इंपीडेंस है दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी इंपीडेंस प्रॉपर्ली मैच होता है। तो बस देख लेते हैं, 10 N1 अपॉन N2 का स्क्वायर इक्वल टू 62.50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखेंगे N1 अपॉन N2 का जो स्क्वायर है वो कितना निकल के आ रहा है। देखो 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 62.50 है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं क्या आता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर टर्म है, यानी कि N1 अपॉन N2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6.25 है। तो जब इसका स्क्वायर हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, N1 अपॉन N2 इक्वल टू, देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 2.5 हमें मिल जाएगा N1 और N2 का रेशियो। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्वेश्चन में डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर गिवन है, इसमें फेज टू फेज जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है A:1 है। याद रखेंगे फेज टू फेज है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो फेज टू फेज जो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो कितना है, A:1 है। ठीक है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा फेज के लिए, और 1 रिप्रेजेंट होता है स्टार फेज के लिए। तो बताना है कि जो लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो होगा स्टार डेल्टा के लिए वो कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बताना है, लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो स्टार डेल्टा के लिए। तो सबसे पहले ये हमारा स्टार हो गया, ठीक है, और लाइन वोल्टेज ये हो गया हमारे डेल्टा के लिए। देखो तो स्टार में सबको पता होगा कि जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज से √3 टाइम्स कम होता है। ठीक है, यानी कि मतलब Vp इक्वल टू VL अपॉन √3। अगर हम यहां से VL की वैल्यू देखें स्टार के लिए तो हमें क्या मिलेगा, √3 इंटू वी फेज। ठीक है, और देखो डेल्टा में तो फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, इसमें तो नॉर्मली वही रहता है जो हमें एज इट इज फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज इक्वली होते हैं आपस में बेसिकली। ठीक है, अब देखो ये फेज वोल्टेज किसके लिए था, ये था स्टार के लिए, ये था डेल्टा के लिए। अब चूंकि V फेज वोल्टेज फॉर स्टार एंड V फेज वोल्टेज फॉर डेल्टा, इन दोनों का रेशियो हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। ठीक है, बस इनने क्या किया है, इनने डेल्टा टू स्टार दिया है, हम स्टार टू डेल्टा लिख रहे हैं, तो 1:1 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि क्वेश्चन में इनने डेल्टा के बारे में पहले दिया है, डेल्टा के लिए ए दिया है तो डेल्टा के लिए ए हो गया, और क्वेश्चन में स्टार के लिए इनने 1 दिया है तो स्टार के लिए 1 हो गया। अब सिंपली जो ये वाला इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे, किसकी, फेज वैल्यू की, जो फेज वैल्यू का रेशियो है इसको पुट कर देंगे। तो सिंपली √3 टाइम्स इंटू 1 अपॉन ए। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी की पूरी ये जो वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है उठा के हमने यहां पर रख दी है। ठीक है, ये रख दी है, तो इसकी जगह बेसिकली 1 अपॉन ए आ जाएगा, तो आंसर मिलेगा √3 अपॉन ए। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो स्टेप्ड कोर हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं बेसिकली इसका मेन पर्पज क्या है, किस
चीज को रिड्यूस करने के लिए हम स्टेपर कोर यूज करते हैं, स्टेप्ड कोर यूज करते हैं। स्टेप्ड कोर का मतलब ये होता है कोर को बहुत छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर देते हैं और जो कॉर्नर होते हैं वो कॉर्नर कम हो जाते हैं। तो उस केस में जो होता है, जो वॉल्यूम होता है कॉपर का, ये हमें कम यूज करना पड़ता है, ठीक है। वॉल्यूम कॉपर का उतना ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं स्टेप्ड कोर के केस में। तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेप्ड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर गिवन है जिसमें वोल्टेज रेशियो V1:V2, यहां पर जो V1 है वो ग्रेटर है V2 से, ठीक है, हमें गिवन है। तो बताना है कि जो फ्रैक्शनल पावर ट्रांसफर होगा इंडक्टिवली वो कितना होगा और किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सीधा सच्चा सा है, सादा सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं, हमें पता है कि जो पावर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, जो पावर होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, बेसिकली इसको ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि ओवरऑल पावर देखने को मिलता है हमारा एपरेंट पावर, एस ऑटो इक्वल टू A/A-1 इंटू एस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। यानी कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की पावर ये हो गई और ये ऑटो ट्रांसफार्मर की पावर हो गई। अब देखो, अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इंडक्टिवली फ्रैक्शन पावर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर अपॉन ऑटो ट्रांसफार्मर, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि A-1 अपॉन A, ठीक है। अब देखो A की वैल्यू आपको पता होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में हम क्या करते हैं, हमेशा ज्यादा रखते हैं 1 से। तो 1 से ज्यादा कब होगा, जब V1 इज ग्रेटर देन V2 है यहाँ पे, तो V1 अपॉन V2 ही सिंपली यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि S टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केस में पावर कैसी होती है, तो पावर हमेशा इंडक्टिवली होती है, ठीक है। पावर इंडक्टिवली अपॉन पावर इंडक्टिवली प्लस पावर कंडक्टिवली, ठीक है। इस तरीके से इसको मेंशन करते हैं अपन। तो यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे A का वैल्यू कितना है, V1/V2 -1 अपॉन V1/V2, ठीक है। अब सिंपली हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इंडक्शन पावर अपॉन इंडक्शन पावर प्लस कंडक्शन पावर, दैट ऑल द टर्म इक्वल टू V1 - V2 अपॉन V1, क्योंकि V2 कैंसिल हो जाएगा नीचे का। तो जो इंडक्शन पावर है हमें इस तरीके से फ्रैक्शनल में देखने को मिला। फ्रैक्शनल पावर ही इनने पूछी थी यहाँ पे, फ्रैक्शनल पावर का मतलब क्या है, टोटल पावर के टर्म में जो इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर है उसको कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए आप, ये वैल्यू आ गई है हमारी, कितनी है, V1 - V2 अपॉन V1, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें क्वेश्चन में K गिवन है। K क्या है, K हमारा फेज टू फेज वोल्टेज रेशियो है स्टार डेल्टा के केस में। यानी कि सिंपल हम लिख लेते हैं, ठीक है, वोल्टेज रेशियो फेज स्टार और वोल्टेज रेशियो फेज डेल्टा। तो इन दोनों का रेशियो हमें कितना गिवन है, K की इन दोनों का रेशियो हमें K गिवन है, ठीक है। K इन दोनों का रेशियो है। अब इनने हमसे पूछा है कि हमें बताना है क्या, लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो 3 फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो VL स्टार अपॉन VL डेल, इसके बारे में हमें बताना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि देखो बेसिकली डेल्टा के केस में तो लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, लेकिन स्टार में थोड़ा सा चेंज होता है। स्टार में जो फेज करंट होता है वो लाइन बाई √2√3 हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लाइन की बात करेंगे तो √3 इंटू फेज वोल्टेज, तो ये हमें स्टार के केस में देखने को मिलता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे, VL फॉर स्टार के लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे √3 VP फेज वोल्टेज फॉर स्टार। अब इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो इसमें सीधे सीधे अपन क्या कर सकते हैं, फेज वोल्टेज डेल्टा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज डेल्टा के लिए सेम होता है। अब देखो बेसिकली, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। यहां पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू, इसको डायरेक्टली इस जगह पे पुट कर देते हैं अपन। K की वैल्यू डायरेक्टली इस जगह पे आ जाएगी। तो सिंपली हमें क्या देखने को मिलेगा, जो लाइन वोल्टेज है डेल्टा के स्टार के केस में और जो लाइन वोल्टेज है डेल्टा के केस में, इन दोनों का रेशियो में क्या देखने को मिलेगा, √3, और इसकी जगह को रिप्लेस कर देंगे K से, तो इंटू K। तो यहां पे अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, √3 इंटू K विल बी द राइट आंसर। तो चलिए यहाँ पे पार्ट सेकंड है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सकें। जय हिंद फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।